रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से? नहीं कर रहे हो तो दोस्तों लग जाओ। दिया दोस्तों, आप लोग का पहला एग्जाम सोशल साइंस का होने वाला है। दोस्तों सोशल साइंस के लिए आप लोग मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं और इसमें सब लोग सवाल एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है जो पहले पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल। तो चलिए सवालों को देखते हैं क्या क्या सवाल है और इसका जवाब देखते हैं क्या क्या आंसर होगा। सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए, सभी लोग आके देखें और एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। ठीक है, और एक काम जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, इतना रात को वीडियो रिकॉर्ड कर, आप लोग टाइम देख सकते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? 11:25 साइड में आप लोग देख सकते हो, ये टाइम हो रहा है। ठीक है, रात 11:25 हो रहा है। आप लोग को वीडियो सुबह मिलेगा, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भाई पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो। जब तक खुद को घिसोगे नहीं तब तक अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसका जवाब देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, कहा जाता है। देखो, सोशल साइंस ही एक ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्टिव में बच्चों को तड़पाता है। मतलब थोड़े टफ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और मैं आप लोग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इतना अगर कर लोगे ना तो भाई आप लोग का जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन बना लोगे। 95% क्वेश्चन आप लोग का मैच होने लग जाएगा। बस आप लोग पढ़ो पहले शुरुआत से। ठीक है, तो जो सरकार पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है भाई, उसे बोलते हैं निरंकुश शासन व्यवस्था। यानी ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कोई अंकुश ही नहीं आएगा, अपनी मनमानी तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान का अधिकार मतलब मत देने का अधिकार को क्या बोलते हैं? मताधिकार बोलते हैं। बास्तिल किले का पतन कब हुआ दोस्तों? तो बास्तिल के किले का पतन हुआ था 1789 में, 1789 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अगला सवाल है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? जो दोस्तों वियना सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो याद रखिएगा, मैटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक है, तो 4 का जो घ नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, वियना नामक जगह में ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा वियना सम्मेलन। लिब्रे क्या है? तो दोस्तों जो फ्रांसीसी मुद्रा है, जैसे हम लोग का मुद्रा क्या है? रुपया, उसी प्रकार जो फ्रांस का मुद्रा है उसको क्या बोलता है? लिब्रे बोलता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में दोस्तों समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो 6 का जो ख नंबर है बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गांधी और इरविन जब गांधी जी जब नमक कानून बना रहे थे, ठीक है, मतलब नमक कानून बोल रहे बना रहे थे, नमक कानून को तोड़ रहे थे। ठीक है, इरविन ने नमक पर कानून लगा दिया था कि नमक पर टैक्स लग जाएगा। तो इस पर फिर गांधी जी ये मतलब क्या बोलते हैं, नमक कानून तोड़ा, उसका और भी बहुत सारा चीज कर रहे थे। तो इनके बीच में लास्ट में जब समझौता होगा हुआ तो 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो गांधी जी को पहली बार दोस्तों राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। 7 का क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी रचना है दोस्तों? तो याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना क्या है? गीतांजलि। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो 9 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने किया था। ठीक है, याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान दोस्तों याद रखिएगा, 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन अगर पूछा कि लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। याद रखना, बनकर तैयार हुआ कब? तो 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में। याद रखना दोनों डेट। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, या आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो भाई गाय दूध देती है तो क्या जैव है, अजैव है, राष्ट्रीय है, सामुदायिक है? तो भाई मेरी गाय है, वो राष्ट्र का संसाधन थोड़े है, सामुदायिक भी थोड़े, समाज का थोड़े, समुदाय का थोड़े है, वो जैव संसाधन है। मतलब जीवित प्राणी है, जीवित है तो जैव संसाधन है। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे बोलते हैं कृषि योग्य भूमि। उसको बंजर भूमि थोड़े बोलोगे, वन भूमि थोड़े बोलोगे, चारागाह थोड़े बोलोगे। मतलब गाय चरने वाला थोड़े है, हमारे खेत पर गाय चर देगा, इतना मजाल है? तो क्या हो जाएगा इसका? कृषि योग्य भूमि। आप कृषि कर रहे हो, उस पर खेती कर रहे हो तो कृषि योग्य भूमि होगा। बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी के टाइप्स होते हैं, बांगर और खादर। जलोढ़ मिट्टी के ये प्रकार। याद रखना, जो पुराना बांगर होता है उसे बोलते हैं खादर, और जो नया बांगर होता है, सॉरी, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसे बोलते हैं हम लोग बांगर, और जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम लोग बोलते हैं खादर। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? तो 14 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई थी, औपचारिक वन प्रबंधन। ठीक है, जो वन काटे वाटे जा रहे थे तो उसका प्रबंधन कब शुरू हुआ? 1988 में। कहाँ पे? उड़ीसा में।
वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का, मतलब कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। वन विभाग के अनुसार कोई कुल वन है, जितने सारे वन है उसमें से 1/3 किसका भाग है, 1/3 कौन सा वन है, तो ये हो जाएगा रक्षित वन का हिस्सा है। किसका हो जाएगा, रक्षित वन, ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन प्रयोग करते हैं। तो देखो भारत के 5% धनी लोग हैं ना, ये लगभग पूरे भारत के 25%, ठीक है, अमीर 5% धनी लोग ही पूरे भारत के 25% गरीब लोगों के बराबर का संसाधन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, 25%, समझ रहे हो, मतलब जो 5% धनी लोग जो संसाधन यूज कर रहे हैं, सॉरी 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन, मतलब 25% गरीब लोग जो है जो यूज करते हैं वो ओनली 5% धनी लोग ही यूज कर लेते हैं संसाधन। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। तो इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा, दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर वहां से 12 मास उनको जल मिल रहा है, तो फिर वर्षा जल संग्रहण क्यों करेंगे, वो तो फिर नहर से ही अपना घर में पानी आ रहा है, तो फिर संग्रहण वंग्रहण टंके वैंक में क्यों जमा करेगा पानी। अगला सवाल है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे प्रभावित कर दिया। सिंचाई से क्या प्रतिरूप हुआ, फसल प्रतिरूप होगा, क्या चेंज होगा, फसल का चेंज होगा ना, तो क्या परिवर्तित किया, फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। तो पहला सवाल ही सही, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी हो रही है। फैक्ट्री से जो पानी निकल रहा है, रसायन निकल रहा है, उसके बाद जो कचरा निकल रहा है जाके नदी में मिल रहा है, नाले में मिल रहा है, तो उस जल का क्वालिटी भी खराब कर दे रहा है। तो क्या इससे धीरे धीरे जल दुर्लभता हो रही है, जल नहीं मिल रहा है भाई, और मिल रहा है तो प्रदूषित जल मिल रहा है, वो काम का नहीं है। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। तो दोस्तों देख सकते हो, नदियों पर बांध बनाने से जलाशय की तली में तलछट के जाम हो जाता है, बिल्कुल सही है। सजीव जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, नदी पर बांध बना दोगे तो जलीय जीवों के भोजन में भी कमी हो सकती है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, बांध बनाओ तो जल की मात्रा बढ़ जाएगी, वनस्पति खेत डूब जाएंगे। लेकिन सूर्यग्रहण होता है भाई, नदी पर बांध बनाने से सूर्यग्रहण का क्या संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है, तो ये क्यों होगा, ये नहीं होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका कोई संबंध नहीं है, ये नहीं होता है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर कि लोगों का स्वास्थ्य स्तर। तो देखो किसी भी देश का जो विकास मापता है ना, वो सभी चीज़ देखता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लोग शिक्षित कितने हैं, लोगों का स्वास्थ्य स्तर कैसा है, यानी जो होगा आंसर होगा उपरोक्त सभी। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या हुआ, वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 है प्रति वर्ष या उससे अधिक समृद्ध देश है। बिल्कुल सही बात है, ये कहा गया है, ये बात याद भी रखना कि ये किताब में लिखा आप लोग का, ये देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 है प्रति वर्ष, ठीक है, उससे अधिक है या इतना है तो ये समृद्ध देश कहलाएंगे है। वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो ये निम्न आय वाले देश हैं। बिल्कुल सही बात है, क और ख दोनों सही है। हाँ बिल्कुल भाई, क और ख दोनों सही है, मतलब क भी सही है, ख भी सही है, मतलब ग सही है, क और ख दोनों सही है। प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या होता है, देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दोगे तो एक औसत आय ही तो निकलेगा, तो इसको बोलते हैं औसत आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब औसत आय। अगला, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है, एक होमवर्क आप लोगों के लिए भी है, कमेंट में जरूर बोलना। इतना दूर आप लोग पेशेंस से देख रहे हो, मतलब आप लोग सच में अच्छे से पढ़ रहे हो, कमेंट में इसका आंसर जरूर करना कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके कल्याण को परिभाषित कौन करता है, जरूर बताना कमेंट में, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आप लोग हर एक वीडियो को देख पाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए अब भी कभी प्लीज़ आप लोग अपने 2 दोस्तों को, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2 दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो पढ़ने वाले दोस्तों उनको जरूर शेयर कर दे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट नंबर मिलती रहेगा आप लोगों से। देखो नेक्स्ट क्या है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में क्या किस तरह गतिविधियां, कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग। इनमें से कोई नहीं। बोला सेवा क्षेत्र कौन वाला है, तो सेवा क्षेत्र मतलब भाई जो तृतीय क्षेत्र होता है, क्या करता है, परिवहन होता है, संचार होता है, बैंकिंग होता है, टीचिंग होता है, ये सब जो होता है सेवा क्षेत्र में आता है। तो गौ नंबर बिल्कुल इसका। चलो अगला सवाल देखते हैं, सही हो जाएगा। जीडीपी का विस्तार तो क्या है, तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेगा 2005
के अनुसार सरकार द्वारा गारंटित रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? तो नरेगा 2005 के अनुसार सरकार हर एक को 100 दिनों का रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार देगा ही देगा, नहीं देगा तो बाकी बेरोजगारी भत्ता देगा। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो ये दोस्तों संगठित क्षेत्र में होता है। संगठित क्षेत्र का मतलब इसमें आपको वेतन छुट्टी तो मिलेगा, साथ में छुट्टी का वेतन भी मिलता है। समझ रहे हो कितना बढ़िया है ना। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या होता है अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको जितनी क्षमता है उससे कम कार्य कर रहा है, उसे बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। और ये दोस्तों कृषि क्षेत्रों में देखी जाती है। कैसे? मान लो किसी घर में 3 भाई है, भाई 2 भाई खेती करता है, एक भाई कहीं और काम करता है। ठीक है, लेकिन किसी कारण से वो काम बंद हो जाता है तो वो भी खेत में जाके लग जा रहा है, खेत में काम कर रहा है। लेकिन क्या वो अपना पूरा क्षमता का यूज कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि पहले 2 भाइयों से भी वो खेती काम हो जा रहा था, लेकिन तीसरा आके भी लग गया तो इसको फुल अपना एनर्जी का यूज ही नहीं करना है, तो क्या हो गया? अल्प बेरोजगारी हो गया। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो ये तृतीय क्षेत्र के लोग करते हैं। मतलब तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र, ये संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कोई सामान बेचना, याद रखना, तो ये तृतीय क्षेत्र करते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी की नींव में से किस रूप से है? नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी की नींव में से किस रूप में है? तो याद रखना, जो 31 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। नियंत्रण एवं समन्वय की नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की क्षैतिज वितरण साझेदारी से है, क्षैतिज वितरण से है। संघ आकर साथ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? 32 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, हो जाए ऑप्शन नंबर गो, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संघ आकर साथ बनाने का उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो एक पंचायत समिति का गठन होता है। आप लोग भी गांव में रहते हो जानते होंगे कि कई सारा ग्राम पंचायत मिलता है, तब जाकर एक ग्राम समिति पंचायत समिति बनता है। ठीक। सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? तो विकेंद्रीकरण मतलब क्या? सत्ता का बंटवारा। इसमें से कौन रहेगा? केंद्र सरकार रहेगा, राज्य सरकार रहेगा और स्थानीय सरकार रहेगा। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है क्या कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम, अब शहरी वाला क्षेत्र में नगर निगम के प्रधान को दोस्तों बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर। भाई ये मेयर, मेयो। बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर से मेज जलापूर्ति के अधिकार किसे बेच दिया था? तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। तो 36 का जो हो जाएगा सही उत्तर ग नंबर हो जाएगा। बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर से जलापूर्ति के अधिकार, जो जलापूर्ति का अधिकार था, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। ठीक है, तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन असत्य है? कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, सही बात है। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। ठीक है, आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। चलो अगला सवाल देखें, अगला क्वेश्चन देखें। ऑप्शन, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, ये भी दोस्तों सही है। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता, ये भी सही है दोस्तों। हमको ये वाला लग रहा है, लेकिन इसके अनुसार हम देखते हैं कि कई बार आंदोलन भी राजनीतिक दल बन चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो अन्ना हजारे वाला आंदोलन देख सकते हो। झारखंड का ही आप देख सकते हो, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पहले आंदोलन ही तो कर रहे थे, राजनीतिक दल बन चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बोलना कि क्या इसका सही उत्तर होगा। मुझे इसका उतना लग नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना इसका 37 का आंसर क्या होगा। आगे देखो, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? तो 38 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, 1990 के दशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्ति जो बाकी बचे विषय होते हैं किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 39 का क जो है बिल्कुल आप लोगों को सही उत्तर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो हमारा पंचायती सरकार यानी पंचायत स्थानीय सरकार हो जाता है। 40 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको जरूर देखना और सभी को शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे हर एक वीडियो आप लोग देख पाओ। ठीक है, चलिए तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल इतना ही, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।